हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिनमें से थ्योरी की हम 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो तीसरी यूनिट से हम शुरुआत करेंगे, लास्ट यूनिट। और उसके बाद फिर एक मैप जो आपका रह जाता है, जिसमें मैप में 3 मैप्स हैं, उनमें से एक मैंने आपको करवा दिया और 2 मैप और बचे हैं। ठीक है, ये आपका फिर सिलेबस हो जाएगा। तो लास्ट यानी थर्ड यूनिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो है, उस यूनिट का नाम है दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ रहे थे, अचानक ये दिल्ली सल्तनत कहाँ से आ गया। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस है 500 ईसा पूर्व से लेके 1526 ईस्वी तक। ध्यान दो इस पे, 500 ईसा पूर्व से 1526 ईस्वी तक। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत की, इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। तो 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक इसने भारत पर शासन किया। इसके 5 राजवंश हुए। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं इतिहास, मतलब इस यूनिट में जो इतिहास पढ़ेंगे, ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोगों ने अगर मेरी क्लासेस शुरू में अटेंड करी हो, ऑफलाइन क्लास भी मैंने ली थी, मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैसे तो एक और काल 4 काल में भी बांट सकते हैं, जिसे बोलते हैं समकालिक काल। ठीक है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, समकालीन इतिहास। लेकिन आमतौर पर हम इसको 3 कालों में बांटते हैं। तो पहले काल के बारे में आपने पढ़ा, प्राचीन इतिहास हमने हर्षवर्धन तक पढ़ा। इसके बाद का जो समय है, यानी 8वीं सदी के प्रारंभ से ले लीजिए, लगभग 8वीं सदी के प्रारंभ से और जो 1757 तक का जो काल है, उसको हम मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल हम 800 से 1200 ईस्वी तक मानते हैं, और उत्तर मध्यकाल हम 1200 से लेकर और 1707 या 1757 तक मानते हैं। तो रफली जो है ये डिवीज़न है। अब कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि प्राचीन काल जो है हिंदू काल था, मध्यकाल मुस्लिम काल था, और जो आधुनिक काल था वो ईसाइयों का काल था। मतलब धर्म के आधार पर कालों को बांटते हैं। जो लोग जैसे राज करते रहे, जैसे प्राचीन काल में हिंदुओं का शासन था तो इसे हिंदू काल कह दिया। मध्यकाल में मुख्यतः मुसलमानों का शासन रहा तो इसे मुस्लिम काल कह दिया। आधुनिक काल में अंग्रेज़ों का शासन काल रहा, और वो अंग्रेज़ जो है वो ईसाई धर्म के अनुयायी थे, तो इसलिए इसको ईसाई काल कह दिए। तो अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। अब बात कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल रहा भारत में, वो 1206 से लेकर 1526 तक रहा, यानी कि लगभग 300 साल तक दिल्ली सल्तनत का भारत पर शासन रहा। इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। ये 5 राजवंश कौन कौन से थे? एक तो पहला था मामूलक वंश, या इसे दास वंश भी कहा जाता है, या गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और 5वां लोधी वंश। ठीक है, इन 5 राजवंशों के जो मुख्य शासक रहे, उनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। आपने नाम सुना होगा इब्राहिम लोदी का। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश यानी लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1526 में जो लड़ाई हुई थी। फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो 1206 से लेकर 1526 तक जितने महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, उनके बारे में आपके सिलेबस से जो है क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप कहोगे कि हर्षवर्धन का काल तो 606 से 647 तक था,
तो अब हम बात कर रहे हैं 1206। बीच का जो समय था यानी लगभग 500 साल, इनमें क्या हुआ, इन 500 सालों में क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि भारत पर देखो, भारत में इस्लाम नहीं था, हर्षवर्धन के समय तक तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इस्लाम भारत में कब आया? इस्लाम भारत में आया या मुसलमान भारत में कब आए? ये आए जब मोहम्मद बिन कासिम, अरब का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। पहले क्या था, मतलब आप भारत को आधुनिक संदर्भ में मत लें, आप ये समझ लें कि पहले जो मतलब 1947 से पहले जो भारत था उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था और काफ़ी हद तक अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था। तो सिंध प्रांत जो है ना वो भारत का प्रांत था उस समय। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध का जो उस समय शासक था उसका नाम था दाहिर। ये हिंदू शासक था। तो पहला आक्रमण जो मुसलमानों का भारत पर हुआ था, अगर कोई पूछ ले तो वो हुआ था सिंध पर आक्रमण। और ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किसके साथ लड़ाई हुई थी? राजा दाहिर के साथ, जो कि एक हिंदू शासक था। लेकिन ये जो आक्रमण था, ये आक्रमण स्थायी प्रमाणित नहीं हुआ। और वैसे भी सिंध की अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो सिंध जो है आज के पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान के भी पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये जो आक्रमण था, पहला आक्रमण 712 ईस्वी में जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, ये अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, या आप ये कह सकते हो कि ये आक्रमण इतना स्थायी साबित नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया। फिर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर तुर्कों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। और जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था भारत पर आक्रमण करने वाला, उसका नाम था महमूद गजनवी, या उसे महमूद गजनी भी कहा जाता है। आपने नाम ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। लेकिन उसके जो आक्रमण थे वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं थे। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था महमूद गजनी। वो तो एक लुटेरा था। भारत के धन धान्य के बारे में, भारत की धन संपदा के बारे में उनको पता था, या उन्हें पता चला। मध्य एशिया से आए थे ये लोग। ये आप कह लो कि अफगानिस्तान में एक प्रांत था, गजनी प्रांत, वहाँ का शासक था ये महमूद गजनवी, ठीक है। इसने भारत के बारे में सुना कि भारत उस समय तो सोने की चिड़िया कहलाता था। और कुछ आप ये देखें कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि उन लोगों को मालूम था कि अगर वो आक्रमण करेंगे तो उनको ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ। देखिए, महमूद गजनवी आया, भारत में 17 बार उसने आक्रमण किए। हर बार आक्रमण करता, भारत की धन संपदा को लूट के चला जाता, कत्लेआम मचाता, भारत में खून खराबा करता। और जितने भी आक्रमण किए उसने, 17 बार आक्रमण किए, लगभग 1000 ईस्वी से लेकर और 1025 ईस्वी तक। इन 17 आक्रमणों में वो हमेशा विजयी रहा। भारत में इतने सारे शासक थे, किसी ने उसको ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं किया, एकजुट नहीं हुए। एक तो भारत में एकता का अभाव था। तो खैर वो आक्रमण हुए महमूद गजनवी के, और उस आक्रमण के भी काफ़ी प्रभाव पड़े भारत पर। फिर महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद फिर कई वर्षों बाद एक और आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। एक गौर का राज्य था अफगानिस्तान में। तो वहाँ का शासक था जिसका नाम था, पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, या उसको
मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा करते थे, ये भी उसका एक नाम था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर 12वीं सदी में आक्रमण किया। जैसे महमूद गजनवी का तो 11वीं सदी में हुआ था, यानी 1000 से लेकर 1025 के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण थे वो 1175 से शुरुआत होकर और 1192 तक जो है आक्रमण चले थे। और सबसे पहले तो उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, लेकिन जो उसके सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण या युद्ध थे वो एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन आपने नाम सुना होगा, ये तरावड़ी जो करनाल के निकट है। आज जब हम स्टेशन से यानी रेलवे से हम जाते हैं पंचकुला की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ, तो करनाल के रास्ते में ये पड़ता है, जिसको आज तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। उस समय उसको तराइन कहा जाता था। यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी को दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। यानी पहले जो आक्रमण हुआ जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर किया, उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। दूसरा आक्रमण अगले ही वर्ष हुआ 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब पराजित क्यों हुआ, उसके भी अलग अलग कारण थे। ये आप यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस डिटेल्स, क्योंकि ये मैं आपको केवल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई। अब जब मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में पराजित हो गया, तो तराइन के दूसरे युद्ध में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। उसने देन ही रिकूप्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी आर्मी वगैरह जुटाई और खुशकिस्मती से वो बचकर निकल गया था रण क्षेत्र से। जब उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वहाँ से भाग निकला। फिर वो अपनी आर्मी को लेकर आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। 1192 की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की फिर मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के बाद फिर उसका जो एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो फिर मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते गए भारतीय जो प्रांत थे उनका मुखिया बन गया और उसी ने फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मैंने आपको बताया कि मतलब इतने साल, ये जो 800 से लेकर मतलब लगभग 700 से लेकर और 1200 तक का जो समय था, उसमें क्या क्या हुआ वो बताया, वो बैकग्राउंड बताई है कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। अब ये जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, दास था, बहुत विश्वास पात्र था, इसलिए इसको जो है मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और इसी ने फिर अपने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तभी जो पहला राजवंश है उसको गुलाम वंश कहा जाता है ना, कि वो उसका दास था, दास वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। बाकी इसमें ऐबक के बारे में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, रज़िया सुल्तान के बारे में, बलबन के बारे में, गियासुद्दीन बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर इब्राहिम लोदी, ये कुछ जो शासक हैं महत्वपूर्ण शासक, इनके बारे में डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।